अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं डॉक्टर मंसूर, आई एम कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट और चैनल है आपका पसंदीदा माइंड फाइल्स। इस वक्त माइक क्योंकि मेरे पास है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपका पसंदीदा चाहे हो या ना हो, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। पंजाबी में कहते हैं ना कि कहने की हर्ज है, सो देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग द क्वेश्चन, अंग्रेज़ी में जिसने कहते हैं। तो बहरहाल आपने पिछले कुछ सेशन देखे होंगे जिसमें मैंने बात की थी डिप्रेशन एज एन इलनेस, उसके ऊपर एंग्जाइटी के बारे में बात की थी और मुख्तसरन टच किया था कि भाई कौन सी अलामात एज एन इलनेस हो सकती हैं लोगों में और कौन सी चीज़ें जो हैं वो बीमारी का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकती हैं या आपके एक मूड की एक नेचुरल कुदरती तौर पे जो रिएक्शन है टूवर्ड सिचुएशन वो हो सकती है। तो आज बात करेंगे थोड़ा सा तशखीस पे। तो बात हमने पिछले सेशंस में कुछ थोड़ी बहुत की थी मुख्तसरन, एंड एज सेड प्रीवियसली के विल ट्राई टू कीप इट जार्गन फ्री, कि जितना आसान सहल ज़ुबान में आपसे बात कर सकें और उसको बहुत ज़्यादा मैं बोझल और हैवी ना बनाऊं टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनके साथ। तो इलाज में भी मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ। दो तरह के इलाज होते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ होती है कुछ साइकेट्री की जो इलनेसेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं ज़हनी, उनका एक नेचुरल कोर्स भी होता है जिसको कहते हैं रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग। रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग को उर्दू में अगर ट्रांसलेट किया जाए कि भाई ये खुद से ही ठीक भी हो सकते हैं लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और तो पहले उसके अंदर काफ़ी रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर कोई बंदा एक दफ़ा जिसमें ये तशखीस हो जाए तो आइंदा भी उसको फर्दर एपिसोड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग, रिलैप्स कि दोबारा आपको एक अटैक आ गया, और रेमिटेंस का मतलब होता है कि वो दोबारा से बेहतर हो गया, कदरे बेहतर हो गया, 100% शायद ना हो। तो जो इलाज है उसका काम ये होता है कि आप वो जो इतना लंबा अरसा बिना तशखीस इलाज के कोई शख्स सफ़र करेगा और इवेंचुअली हफ्तों या बल्कि महीनों बाद वो उस एपिसोड से बाहर आएगा। तो इलाज का मकसद ये होता है कि भाई वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स उनको कहते हैं कि भाई उसकी जो नॉर्मल एक फंक्शनैलिटी थी ज़िंदगी की उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उसकी जो इन्जॉयमेंट थी ज़िंदगी की, उसका जो एनर्जी लेवल है, तो वो जो गैर ज़रूरी तफक्कुरात या मनफी सोचें जो उसके फ्यूचर में हायल हैं उस तरफ काम करने में, या उसके जो नॉर्मल जो भी उसका कारोबार हयात था, नौकरी थी, बिजनेस था, कुछ भी था, स्टडीज़ थी, तो उसको जल्द से जल्द नॉर्मलाइज किया जाए। जब आपको पता है कि एक चीज़ का इलाज मौजूद है तो ऐसी किसी कोई बंदा अकेले कमरे में बैठ के सफ़र कर रहा है बेचारा, तो आप क्यों चाहेंगे कि भाई उसकी जो मिजरी जो है वो प्रोलॉन्ग हो, कि वो भी ज़्यादा अरसे सफ़र करके और फिर वो ठीक हो। ये अगेन मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो बीमारियां उनकी बात कर रहा हूँ, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि भाई ओहो क्रिकेट टीम हार गई तो मैं बड़ा उदास हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसके लिए किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। तो इलाज में जनाब दो चीज़ें होती हैं। एक तो होगी मेडिकेशन। जो एंग्जाइटी वाला सेक्शन था उसमें मैंने थोड़ा सा आपको मुख्तसरन बयान किया था कि भाई आजकल की जो मेडिकेशन है, कुछ मॉडर्न मेडिकेशन है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, वो ट्राई की जा सकती हैं। इसमें SSRI जो है, जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, अगर किसी को पहले तशखीस नहीं किया गया और इलाज नहीं किया गया तो गाइडलाइंस ये कहती हैं, मेडिकल गाइडलाइंस या साइकेट्रिक गाइडलाइंस, कि भाई उसको इन नई वाली अद्वियात पे शुरू किया जाए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। अगर जो पुरानी अद्वियात थी वो भी वो काफ़ी पोटेंट थी, काफ़ी मौसर थी, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते थे। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि वैसे तो दुनिया पे अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ नो टैबलेट ऑन अर्थ दैट कम्स विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, कि दुनिया में ऐसी कोई भी दवा, चाहे वो हकीमी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो या मॉडर्न मेडिसिन की हो, तो बल्कि यूँ कहना चाहिए कोई भी दवा, कोई भी ग़िज़ा, कोई भी केमिकल, कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स ना होते हों। अगर आप वो लीफलेट पढ़ें ना, जो पैरासीटामोल आप खाते हैं, पैनाडोल, तो उसके भी मतलब अगर डिटेल में जाएं किताबों में तो आपको अम्टीन जो है वो दर्जनों साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। अलबत्ता वो इसलिए भी होता है कि दुनिया में जो इंसानों की तादाद है, आपको पता है कि बिलियंस में है, तो लोग जब महज़ब ममालिक में या कहीं से भी रिपोर्टिंग करते हैं किसी चीज़ की साइड इफ़ेक्ट की, तो वो मैन्युफैक्चरर्स को उसके अंदर लिखना पड़ता है। हाउएवर अब इसका ये मतलब नहीं
کہ اگر نارتھ امریکہ میں کسی بندے کو پیراسیٹامول سے کوئی خاص قسم کا کوئی اسی زمانے میں اس کو کوئی چھالا والا نکل آیا تو وہ اب ساری دنیا کو وہ سائیڈ افیکٹ شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہو, لیکن کوئنسیڈنٹلی جب اس نے پیراسیٹامول لی تو اسی وقت اس کو وہ بھی نظر آ گیا. کہنے کا مقصد ہے کچھ تو سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں, جو کہ ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ اس ٹیبلٹ کا سائیڈ افیکٹ ہے. اور عموماً ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں ڈاکٹرز کو سب کچھ پڑھا دیا جاتا ہے, کمیونیکیشن نہیں پڑھائی جاتی. ان کے کسی بھی سلیبس یا کورس کا حصہ نہ تو پی جی شپ میں ہوتا ہے نہ ڈیورنگ گریجویشن. اب کا مجھے نہیں پتا, لیکن with due apology جو ایک شکایت جو اکثر میں نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ, ان کے پلیٹ اکثر جگہوں پہ, کہ جی ڈاکٹر بڑے فلاں ڈاکٹر بڑا بدتمیز تھا, یا بات کرنے کی تمیز نہیں تھی, یا بہت روڈ تھا, یا فرعون کی طرح تھا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عادت و واقعی ہوتے ہیں کئی لوگ مزاجن وہ سیلے یا روڈ یا بدتمیز, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی پبلک سے ڈیل کرنا, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مار کھا کھو کے وہ سیکھ جاتے ہیں, یا ڈائریکٹ بس وہ چھلانگ مار دیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. لیکن پبلک سے ڈیل کرنے کے لیے کمیونیکیشن کے کورسز ہوتے ہیں, سکھایا جاتا ہے. بریکنگ بیڈ نیوز, اگر بری خبر دینی ہے تو اس سے پہلے کس طرح آپ نے وہ پریپریشن کرنی ہے, اچھی خبر دینی ہے تو کیسے دینی ہے, مریض کی جو رسپیکٹ ہے, اس کی جو پرائیویسی ہے, اس کی کانفیڈینشیلٹی ہے, اس کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں باقی سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن صرف ایک ہی چیز نہیں سکھائی جاتی. تو جناب یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی, یہ بڑا ایک پرابلم ہے آپ کے بھائی کا, کہ اکثر جو ہے وہ فرط جذبات میں جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے اور پھر اصل ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک,